सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को, सहेलियों को, हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। मौसम बदल गया है सखी। बिल्कुल बदल गया है और ये जो बदलाव है ना, ये थोड़ा-थोड़ा नज़र भी आने लगा है। कह सकते हैं चंचल कि सुनाई देता है। हाँ, क्योंकि भई मौसम बदलता है तो हमारा मूड, हमारा मिजाज, वो भी थोड़ी-सी बदलाहट उसमें भी आ जाती है ना। बिल्कुल। तो इस मूड को, ये जो बदलता हुआ मिजाज है, उसको सँभालने के लिए क्या किया जाए? करेंगे इस बारे में थोड़ी-सी बात। आगे और क्या बात करनी है ये भी बता दें सखियों को। आज एक साहित्यकार के विषय में बात करेंगे जो कि सखी हैं प्रतिभा शतपथी। बिल्कुल। साथ ही साथ आज एक ख़ास दिवस है। आज है विश्व टेलीविज़न दिवस। भई वो जो कह सकते हैं ना कि टेलीविज़न का एक स्वर्णिम जो युग था, अगर उसकी याद निकालें तो एक लंबी फ़हरिस्त बन जाएगी कार्यक्रमों की। जब टेलीविज़न आया तो वो ब्लैक एंड व्हाइट था, श्वेत श्याम था। धीरे-धीरे उसमें रंग भरे। बिल्कुल। वही आज रंगों की कुछ खास छटा बिखरने वाली है बिल्कुल, कार्यक्रम तभी में। तो मैंने कहा ना, जैसे टेलीविज़न रंगीन हुआ तो कलर जो रंग जो हैं, ये वैसे भी हमारे जीवन में बड़ा अहम स्थान रखते हैं आकांक्षा। इस बारे में थोड़ा कहते हैं ना छुपा के रखते हैं, बताएँगे अपने श्रोताओं को धीरे-धीरे। साथ ही आज कार्यक्रम में रंग बिखरेगा धारावाहिक चित्रलेखा का। और सबसे पहले तुमने जैसे हमने कहा ना, थोड़ी-थोड़ी ठंड हो रही है, तो ये गुलाबी सी ठंड क्यों ना हम प्रोग्राम में भी बिखेर देते हैं। बिल्कुल। ठंडी हवा काल घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया
भाई चंचल, ये जो ठंडी हवा है, झूम रही है जो, हम्म किस धुन पे झूम रही है भला बताओ तो? हम समझे ही नहीं, तुमने पूछना क्या चाहा? हमने पूछा कि ये जो ठंडी हवा झूम रही है, ये किस धुन पर झूम रही है? भाई रेडियो की धुनों पर झूम रही है। या यूं कहें कि ये जो मौसम में बदलाव है, हाँ। उसकी धुनों पर झूम रही है। बिल्कुल सही कहा तुमने। मौसम तो बदल ही गया है, ठंडक बढ़ने लगी है। हम्म लेकिन जब ये मौसम बदलता है ना, तो सिर्फ हवाएं ही नहीं झूमती, कुछ कुछ आसपास के नज़ारों में भी बदलाव आने लगता है। कई तरह के, भाई प्रकृति तो देखो रंगों से भरी है। जब मौसम बदलता है तो हर मौसम का अपना एक रंग होता है ना? और कुछ ऐसे ही रंग हमारे जीवन में बिखेरे थे टेलीविजन ने। और टेलीविजन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये है विश्व टेलीविजन दिवस। इसे हम 21 नवंबर को मनाते हैं। और अपने आविष्कार, जब से इसका हुआ ना, तो अपने आविष्कार के बाद से ही जनसंचार का एक ऐसा माध्यम बना ये आकांक्षा, जिससे मनोरंजन, शिक्षा, खबर, राजनीति, इन चीजों से जुड़ी सभी गतिविधियों के बारे में अलग अलग सूचनाएं हमें मिलती हैं। बिल्कुल, ये संचार माध्यम का कह सकते हैं कि एक स्वास्थ्य परक स्रोत है, जो समाज में बेहद अहम भूमिका निभाता है। और टेलीविजन के माध्यम से ही लोग पिछले कई सालों से अलग अलग प्रकार से, कहते हैं ना, उनका मनोरंजन होता रहा है। बिल्कुल सही बात है। और टेलीविजन के दैनिक मूल्य को उजागर करने के अलावा ये संचार और वैश्वीकरण में भी इसकी बेहद अहम भूमिका है। और आकांक्षा, टेलीविजन प्रमुख आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे विश्व में ज्ञान में वृद्धि करने में भी मदद करता है। वर्तमान में मीडिया का एक बहुत प्रमुख ताकत के रूप में ये उभरा है, हम कह सकते हैं इस बात को। और यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम यूनेस्को कहते हैं शॉर्ट में, इसने टेलीविजन को संचार और सूचना का एक महत्वपूर्ण साधन इस रूप में परिभाषित किया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1996 को 21 नवंबर की तिथि तय की विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाने के लिए उन्होंने घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1996 में 21 और 22 नवंबर को पहले विश्व टेलीविजन फोरम का आयोजन किया था। इस दिन विश्व भर की मीडिया हस्तियों ने संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में मुलाकात की। और ये जो मुलाकात हुई, इस दौरान टेलीविजन के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में बहुत सारी अलग अलग चर्चाएं की गईं। साथ ही उन्होंने इस तथ्य पर भी चर्चा की, आकांक्षा, कि विश्व को परिवर्तित करने के लिए इस माध्यम का क्या योगदान रहेगा या क्या महत्व रहेगा। और यही कारण था कि 21 नवंबर की तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने के लिए घोषणा कर दी। वैसे चंचल, विश्व टेलीविजन दिवस हम मनाते हैं ताकि दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से परे टेलीविजन के महत्व को समझा जा सके। और ये सिर्फ उपकरणों का उत्सव नहीं, बल्कि टेलीविजन के पीछे का दर्शन है। कह सकते हैं कि ये दिन दृश्य मीडिया की शक्ति की याद दिलाता है कि ये कैसे जनमत को आकार देने और विश्व राजनीति को प्रभावित करने में मदद करता है। और बिल्कुल सही बात है ना, एक समय था जब टेलीविजन के अलावा जो और मीडिया के साधन है वो नहीं थे। अब तो इतना आसान हो गया है किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करना। इंटरनेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मतलब दुनिया भर की जानकारी आपको आपके कहते हैं ना, एक क्लिक पर मिल जाती है। लेकिन एक समय था जब टेलीविजन ही संपूर्ण माध्यम हुआ करता था। बहुत बड़ी चीज होती थी। देखो ना, हमारे एक सुनने वाले क्या लिखते हैं, हम लोगों के लिए टेलीविजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन, यही हम समझते हैं। और आकाशवाणी का मतलब है देश की सुरीली धड़कन, विविध भारत। क्या बात है, ये तो हमारे श्रोताओं का, दर्शकों का प्यार है। तो चलिए इसी विषय में आगे बात करते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस पर बहुत सारे विषयों के लिए चर्चा की जाती है, उनका समाधान किया जाता है। और पिछले कुछ सालों में विशिष्ट वैश्विक मंच के रूप में टेलीविजन का उपयोग करना, सांस्कृतिक सह अस्तित्व और भाईचारे के साधनों को प्रोत्साहित करना, विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच खाई को पाटना और एक राष्ट्र की भलाई के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक कार्य में टेलीविजन की भूमिका, इस तरह के बहुत सारे अहम विषय हैं जो इस चर्चा का हिस्सा है। बिल्कुल, टेलीविजन सूचना और शिक्षा का प्रमुख माध्यम होने की वजह से ये हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ये हमारा ध्यान दुनिया में हो रहे संघर्षों की ओर खींचता है। साथ ही टेलीविजन वर्तमान में संचार और वैश्वीकरण का प्रतिनिधित्व भी करता है। टेलीविजन प्रसारण के नए उभरते स्वरूप
पारंपरिक रूपों के बीच हमारे समुदाय में आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर भी इससे हमें मिलता है, आकांक्षा। और विश्व टेलीविजन दिवस सरकार, समाचार संगठनों और व्यक्तियों की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे एक श्रोता हैं जो टेलीविजन के पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि साल 1985 याद है जब हमारे मोहल्ले में सिर्फ हमारे घर में ही सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आया था। तब तो सिर्फ और सिर्फ ऑल इन वन चैनल दूरदर्शन ही था। हफ्ते में 2 दिन चित्रहार, रविवार फीचर फिल्म के अलावा रोज रात 9 बजे आती धारावाहिक हम लोग, और बुनियाद को हम लोग कैसे भूल सकते हैं भला। उसी दिन और उसी समय पड़ोसी बिना बुलाए ही आ जाते और घर का कमरा हाउसफुल हो जाता था। तो इन्होंने टेलीविजन के साथ साथ दूरदर्शन की पुरानी यादें भी साझा की हैं। बिल्कुल। और वैसे तो एक प्रसारण माध्यम के रूप में इसे परिभाषित करते हैं, आकांक्षा, लेकिन इसमें छवियों या चित्रों को विद्युत संकेत में परिवर्तित किया जाता है और इसके बाद एक चुनिंदा माध्यम पर प्रसारित किया जाता है और फिर एक चित्र के उपयुक्त बाहरी स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। बिल्कुल। टेलीविजन का जो आविष्कार है स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लोगी बेयर्ड ने साल 1924 में किया था। भारत में यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के सहयोग से दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया था। और फिर दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में 3 दिन आधा घंटे के लिए होता था। इसको टेलीविजन इंडिया का नाम शुरू में दिया गया, लेकिन फिर हुआ ये कि 1975 में इसका हिंदी में नामकरण किया गया, जिसका नाम दिया गया दूरदर्शन। और ये नाम, आकांक्षा, इतना लोकप्रिय हुआ कि टेलीविजन या टीवी का हिंदी पर्याय बन गया। बिल्कुल, और वो आज तक जारी है। और जैसा हमारे श्रोता ने लिखा था ना कि लोगों को इकट्ठा करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिन धारावाहिकों का या जो कार्यक्रम आते थे, चित्रहार, बुनियाद, रामायण, महाभारत, बड़े लोकप्रिय ये प्रोग्राम रहे। इनको देखने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा होती। तो एकजुट करने का काम बड़ा किया था टीवी ने। तो टेलीविजन ने लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने में भी बेहद अहम भूमिका निभाई है। परिवार के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का ये माध्यम भी रहा है। बिल्कुल सही है। और इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से परे लोगों की राय को ढालने की शक्ति रखने वाले एक शिक्षा के स्रोत के रूप में टेलीविजन के महत्व को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व टेलीविजन दिवस की स्थापना की गई। टेलीविजन के आविष्कार ने सूचना के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति का आगाज किया, आकांक्षा। और दूसरी क्रांति का आगमन तब हुआ जब वैश्विक स्तर पर टेलीविजन के महत्व के बारे में लोग जानने लगे, उनको पता लगा और लोगों ने इसे स्वीकार भी कर लिया। क्योंकि मीडिया ने वर्तमान में हमारे जीवन में इतना हस्तक्षेप कर दिया है कि इसके महत्व के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पाती। हमें इसके महत्व को समझते हुए इसका व्यापक इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि मीडिया का जो दुरुपयोग होता है उसको भी हम रोक सकें। बिल्कुल। वर्तमान समाज में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के इस्तेमाल ने हमारी निर्भरता को मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, व्यक्तिगत संबंधों, यात्रा आदि के संदर्भ में काफी हद तक इस पर निर्भर बना दिया है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि आज हम इसके गुलाम जैसे हो गए हैं। हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि वर्तमान में सूचना तकनीकी ने पूरे विश्व को अपने हाथों में नियंत्रित कर लिया है। और टेलीविजन को नियंत्रित करने वाला जो एंटीना होता था, चंचल, उसकी जो एक मीठी सी याद है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि जब घर में टीवी आया तो सबसे यादगार यादें हैं कि ऊंचा एंटीना जिसको एक लोग हिलाते थे और छत से जोर से चिल्लाते थे कि आया कि नहीं। फिर नीचे वाला बोलता था आया, थोड़ा झिलमिल झिलमिल भैया, और थोड़ा इधर घुमाओ और थोड़ा उधर घुमाओ। तो चलिए हम थोड़ा सा कार्यक्रम का रुख घुमा देते हैं, गीत सुन लें। मेरे तुम्हारे बीच में अब तो ना पर्वत ना सागर, इस दिन रहे ख्यालों में तुम, अब हो जाओ जागर। अब आन मिलो सजना, अब आन मिलो सजना, सजना। मेरे तुम्हारे बीच में अब तो ना पर्वत ना सागर, इस दिन रहे ख्यालों में तुम, अब
तो अब बात करते हैं हम एक साहित्यकार महिला सखी की, जो है प्रतिभा शतपथी। और ओडिया साहित्य की एक चिर परिचित, यानी कि जाना माना नाम है इन कवयित्री का, और देश के अग्रणी कवियों के रूप में पहचान इनको मिली है। इनके द्वारा रचा हुआ एक कविता संग्रह है तन्मय धुली। इसके लिए सन 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको नवाजा जा चुका है। प्रतिभा शतपथी का जन्म 27 नवंबर 1945 को भारत के ओडिशा में हुआ। आज वे 77 वर्ष की हैं। लेखन के क्षेत्र में प्रतिभा शतपथी एक सम्माननीय नाम है। उनका विवाह नित्यानंद शतपथी जी के साथ हुआ और उनकी एक पुत्री है पारमिता शतपथी, जो अपनी मां की तरह ही एक लेखिका है। प्रतिभा शतपथी 40 से अधिक वर्षों से उड़िया में कविता लेखन का काम कर रही हैं। त्रैमासिक प्रकाशित होने वाली कविता पत्रिका उद्भाषा की संपादक भी हैं वे। इससे पहले वे 25 साल तक उड़िया पत्रिका इश्तेहार की संपादक रह चुकी हैं। प्रतिभा शतपथी ने पर्ल एस बक जैसे जो विदेशी लेखक हैं, उनके जो अंग्रेजी साहित्यिक कृतियां हैं, उनका भी उड़िया भाषा में अनुवाद लिखा है। उड़िया में उनकी कई पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में उन्होंने खुद किया है। अपनी उत्कृष्ट कृतियों के लिए और अपने श्रेष्ठ लेखन कला के लिए बहुत सारी साहित्यिक प्रशंसाएं उनको मिली और पुरस्कार भी उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। बिल्कुल, उनके कई कविता संग्रह प्रकाशित हुए। कुछ की बात हम करें तो जिनमें 1962 की अमा कविता, 1969 में अस्त जनहरा एलेगी, इसके अलावा ग्रास्ता समय, सहदा सुंदरी, नियत वसुधा और निमिष अक्षरा, ये कविता संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही आधा आधा नक्षत्र, कहीं ना कहीं, और इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी में जो उनके कविता संग्रह उड़िया से अनुवादित हैं, जैसे हमने बताया था ना कि उनकी जो उड़िया लेखन है उसे हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने अनुवादित किया है, वो है समय नहीं, सबरी, आधा आधा नक्षत्र 2001 में उन्होंने इसको अनुवादित किया था। तन्मय धुली को 2004 में अनुवादित किया। ए टाइम ऑफ राइजिंग, फॉर यू वंस एवरी टाइम, ये 2011 में आया था उनका अनुवादित। इसके अलावा बिल्कुल, इसके अलावा उनकी रचनाओं में कई साहित्यिक आलोचनाएं हैं और निबंध भी हैं, जैसे कल्पनारा अभिषेक और स्पंदनारा भूमि, प्रतिफलाना, पोस्ट मॉडर्न उड़िया पोएट्री एंड अदर एसेज। इसके अलावा बर्नीला भोगपुरा, एवर फ्लोज द रिवर, ये साल 2011 में आई थी पुस्तक। और ये एक सीडी है जिसमें कविता पाठ और मान्यता प्राप्त कवियों और लेखकों की नरम मधुर धुनों के साथ प्रशंसा है। ये एवर फ्लोज द रिवर की बात हम कर रहे हैं। और कुछ अनुवाद जो विदेशी लेखक जो थे, उनके अनुवाद की हम बात करें तो अराना स्वप्नारा रति, द हिडन फ्लावर नाम से एक उपन्यास था जिसे पर्ल एस बक ने लिखा था। इसके 3 संस्करण उन्होंने अनुवादित किए। कृतदास द स्लेव नाम का ये उपन्यास था, जिसे कृतदास का नाम उन्होंने हिंदी में अपने उड़िया में दिया। और बी सिंगर का एक उपन्यास है, इसके 2 संस्करण उन्होंने अनुवादित किए। बिल्कुल। इसके अलावा कल्याण चरित्र, ये केंद्रीय साहित्य अकादमी अनुवाद योजना के अंतर्गत उन्होंने किया था। नागर मंथन और साथ ही साथ सहस्त्र शिखा, द क्रेन फ्लाई अर्ली, इस किताब का ये अनुवाद था। चिंगीज एत्मातोव का लिखित ये जो उपन्यास था, इसका ये अनुवाद था, सहस्त्र शिखा। और इतने सारा जो इन्होंने लेखन का काम किया, आकांक्षा इसके लिए बहुत सारे पुरस्कारों से भी इनको नवाजा गया। तो जो क्षेत्रीय पुरस्कार थे उसमें 2011 में साहित्य पृथ्वीक पुरस्कार 2000 इन्हें दिया गया। 2008 में उत्कल सूर्य सम्मान, 2007 में भुवनेश्वर पुस्तक मेला पुरस्कार, 2005 में सेल कविता सम्मान, 1992 में IMFA चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सरला पुरस्कार, 1986 में कविता संग्रह निमिष अक्षर के लिए उड़ीसा राज्य की तरफ से साहित्य अकादमी पुरस्कार, और 1981 में विशुभा पुरस्कार और बहुत सारे अन्य क्षेत्रीय पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए। बिल्कुल। अब राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें तो साल 2014 में साहित्य भारती सम्मान, 2007 में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान साहित्य सम्मान, जो राष्ट्रीय हिंदी अकादमी और उपम्बरा द्वारा कोलकाता में दिया गया, 2003 में RG राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, और इसके अलावा 1999 में कविता संग्रह आधा आधा नक्षत्र के लिए कर्नाटक का NN थिरुमलंबा पुरस्कार, और 1996 में क्रिटिक सर्कल इंडिया अवार्ड। ऐसे बहुत सारे लेखन कार्य इन्होंने किए जिसके लिए पुरस्कार भी पाए। और अब हम बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।
जब तक रहे तन में जिया, जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। धूप लगेगी जब जब तुमको सजना, ओ डारूंगी मैं आंचल की छैया, सांझ पड़े जब थक जाओगे बलमा, ओ वारूंगी मैं गोरी गोरी भैया, डोलूंगी बनते चांदनी मैं तेरे अंगना, डोलूंगी बनते चांदनी मैं तेरे अंगना, जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए हो, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। सारे जन्म को अब तो अपने तन पे, हाँ, ओढ़ी चुनरिया मैंने साजन पे, खिली रहे मुस्कान तेरी फिर चाहे, हो लुट जाए बगिया मेरे जीवन की, मैं जीवन छोड़ दूं, छोड़ना मैं तेरी गलियां, मैं जीवन छोड़ दूं, छोड़ना मैं तेरी गलियां, जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। आकांक्षा, बड़ी अच्छी बात हमारे एक सुनने वाले ने हमें लिखकर भेजी है। एक लिखती हैं हमारी सखी कि जब टेलीविजन आया तो हम लोगों की जो बड़ी एक जिज्ञासा हुआ करती थी, जब हम रेडियो सुनते थे तो झांका करते थे कि अंदर से कौन बोल रहा है, वो जिज्ञासा जो थी हमारी वो शांत हो गई। अच्छा वही बड़ी मजेदार बात इन्होंने लिखी है। ऐसी एक मजेदार बात हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि जब मौसम खराब होता था हाँ। और संडे को कोई फिल्म आ रही होती थी तब टीवी स्क्रीन पे लिखा आता था रुकावट के लिए खेद है। फिर मैं छत पर जाकर एंटीना को हिलाता था कि शायद फिल्म आ जाए, तो बचपन की याद आ गई। भाई ये जो रुकावट होता था ना चंचल,
वो भले थोड़ी देर के लिए आते थे, एक वो रहता था कि अब भाई वापस कब आएगा, हाँ, ये रुकावट कितनी देर के बाद खत्म होगी और कब वो जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं वो वापस से हमें लौट कर आएगा। बिल्कुल, लेकिन ये यहाँ पे ये खास बात है कि चंचल, हमारी जो रुकावट यानी हमारा जो अंतराल है ना, वो छोटा सा ही है, तो ले लेते हैं और चलिए थोड़ी सी रुकावट यानी कि एक अंतराल का समय हो चला है। कार्यक्रम सखी सहेली पर इस समय आप सुन रहे हैं। देखा, मौसम के साथ साथ आज मेरा, कहते हैं ना, मिजाज भी थोड़ा बदला हुआ है चंचल। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। सखियों के साथ जब मिल बैठते हैं ना तो ऐसा होता रहता है। हाँ, और ऐसे हंसी मजाक और चुलबुलापन वैसे भी होना जरूरी होता है। अब भाई, लेकिन आज हमारे श्रोता जो हैं, सखियां जो हैं, कार्यक्रम चित्रलेखा, धारावाहिक चित्रलेखा की अगली कड़ी का इंतजार कर रही होंगे, तो अगली कड़ी सुनते हैं। ये भाग 33वां है। चित्रलेखा। प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध रचना चित्रलेखा। पाप और पुण्य के दोराहे पर प्रश्नों का बवंडर उठाने वाली कथा चित्रलेखा। चित्रलेखा कुमारगिरी की कुटी में आई थी प्रेम करने, और यहाँ योगी के सहवास ने उसके विचारों को बदल दिया। अब वो ज्ञान और ब्रह्म को पाना चाहती थी, किंतु लगता है चित्रलेखा के सामीप्य से कुमारगिरी भी बदल रहे हैं, अन्यथा नर्तकी के सामने उनके तर्क लड़खड़ाने क्यों लगते। ठीक कहती हो देवी चित्रलेखा। इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि क्या संसार के प्रति उदासीन रहकर ईश्वर से अनुराग किया जा सकता है? जब तक इस प्रश्न का उत्तर पा नहीं लेता, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। चित्रलेखा ने अपने आप को टटोला। उसने अपने में एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन पाया। वो पहले चली थी कुमारगिरी से प्रेम करने। उसने अब अनुभव किया कि वो कुमारगिरी से प्रेम न कर सकती थी, न उनकी पूजा कर सकती थी और न उनसे सीख सकती थी। नगर के अशांतिमय जीवन से वो घबरा गई थी। निर्जन की शांति में, सात्विकता की आभा में, विश्वास के पर्दे पर उसने सुख देखा। जीवन के आमोद प्रमोद से वो ऊब उठी थी। अति सुख उसके लिए उत्पीड़न हो गया था। कुमारगिरी की कुटी के प्रशांत वातावरण में चित्रलेखा ने सुख देखा, तृप्ति देखी। कुमारगिरी कुछ थोड़ी देर तक सोचते रहे। इसके बाद उन्होंने फिर कहा, देवी चित्रलेखा, मैं तुम्हें अभी तक नहीं समझ पाया हूं, पर मेरा हृदय कहता है कि हमारा साथ बहुत दिनों का है। संभवतः।
पर गत जीवन की भावना इतनी अस्पष्ट है कि उसे देख नहीं पाती हूँ। संभव है मेरी धारणा गलत हो, पर देवी चित्रलेखा, एक बात ठीक ठीक बतलाना, तुम में एक आकर्षण शक्ति है। उस आकर्षण शक्ति को तुमने कहां पाया है? गुरुदेव, मुझ में आकर्षण शक्ति है ये मैं नहीं जानती। आज समाधि में मन नहीं लगता। निराकार के आधार पर अपने मन को स्थिर रखना आज कितना कठिन मालूम होता है। ये क्यों? निराकार की उपासना आज कठिन क्यों मालूम होती है? हृदय कह रहा है साकार साकार। नर्तकी, मैंने अभी तक निराकार की उपासना की है, अब साकार को अपनाने की इच्छा हो रही है। समझी? मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूं। उस प्रयोग में तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। उठो। साकार को अपनाने का प्रयोग कर रहा हूं नर्तकी। इस साकार की भावना को तुमने मेरे हृदय में जागृत किया है, इसलिए तुम्हें मेरे इस प्रयोग में साथ देना पड़ेगा। नहीं, लक्ष्य बनना पड़ेगा। गुरुदेव। कुमारगिरी ने चित्रलेखा को आलिंगन पाश में कसकर बांध लिया। चित्रलेखा सिर से पैर तक सिहर उठी। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो उसके हाथों पर जलते हुए लोहे के छड़ पहना दिए गए हों। योगी का सारा शरीर जल रहा था। उसके अधर चित्रलेखा के अधरों से मिल गए। चित्रलेखा कुमारगिरी की गर्म श्वास से जली जा रही थी। उसने साहस किया। बल लगाकर उसने अपना मुख कुमारगिरी के मुख से हटा लिया। गुरुदेव, गुरुदेव, आप मार्ग से विमुख हो रहे हैं। आप अपनी साधना से विरत हो रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव। हाँ? अरे, ये मैं क्या कर रहा था? मुझे क्षमा करना देवी। कुमारगिरी तेजी से कुटी के बाहर चले गए। चित्रलेखा वहीं बैठ गई। बैठकर जो कुछ हुआ उस पर सोचने लगी। वो कुमारगिरी के पास आई थी और अब वो कुमारगिरी के पास से जाना चाहती थी। चित्रलेखा भूमि पर लेट गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। उसने बुरा किया, यह उसने अनुभव किया। वो स्वयं गिरी और उसने दूसरे को गिराया। इन्हीं बातों को सोचते सोचते वो सो गई। कुमारगिरी कुटी से बाहर निकलकर खुले मैदान में घूमने लगे। कुछ देर पहले उनका शरीर जल रहा था, अब उनका मस्तिष्क जल रहा था। पहली जलन में सुख था, दूसरी जलन में दुख था। अपने कार्य क्षेत्र से और अपनी साधना से वे बुरी तरह से गिर रहे थे। सामने गहरा अंधकार था, पीछे पाटलिपुत्र के दीपक टिमटिमा रहे थे। कुमारगिरी के पैर उस अंधकार की ओर उठ गए। नहीं, मेरे लिए अपने को रोकना असंभव है। गिरना अनिवार्य है। अपने को बचाना ही होगा। क्या तुम कायर नहीं हो? क्यों? तुम कहां जा रहे हो?
अपनी दुर्बलता पर विजय पाना ही तो सबसे बड़ी साधना है। जब तक तुम स्वयं अपने को नहीं जीत लेते, तब तक तुम अपूर्ण हो। इसीलिए तो चित्रलेखा तुम्हारे पास आई है कि तुम अपने पर विजय पाओ। क्या तुम चित्रलेखा से भय खाते हो? चित्रलेखा तो तुम्हें गिरने को नहीं प्रेरित करती, तुम अपने ही से भय खाते हो। दुर्बलता तुम में ही है, उसे दूर करो। साधना तुम्हारे पास ही है, तुम जाते कहां हो? तो फिर ऐसा ही सही। और वे अपनी कुटी की ओर लौट पड़े। जिस समय उन्होंने अपनी कुटी में प्रवेश किया, उस समय चित्रलेखा सो गई थी। उसके कपोलों पर के आंसू सूख चुके थे, पर जहां जहां से आंसुओं की धारा बही थी, उन स्थानों पर लकीर पड़ गई थी। चित्रलेखा के सिरहाने कुमारगिरी खड़े हो गए। वे चित्रलेखा के मुख की ओर कुछ देर तक देखते रहे। वे चित्रलेखा के मुख पर झुके। उस समय उन्होंने चित्रलेखा के अधरों पर मुस्कुराहट देखी। अपने अधर को चित्रलेखा के अधरों से उन्होंने मिला दिया, पर स्पर्श के साथ ही वो चौंक कर पीछे हट गए। चित्रलेखा के अधर कितने ठंडे थे, कितने निर्जीव थे। कुछ सोचते हुए वे अपने आसन पर बैठ गए। उन्होंने समाधि लगाने का फिर प्रयत्न किया, पर वे ध्यानावस्थित न हो सके। इसके बाद वे लेट गए और भविष्य में अपने ऊपर विजय पाने का संकल्प करते हुए वे सो गए। योगी ने बरसों अपनी वासनाओं को तप और साधना की चट्टान तले दबा कर रखा था, पर अब एकाएक ही चित्रलेखा के सौंदर्य की आंच उस चट्टान को पिघला रही है। कुमारगिरी के भीतर विचारों का झंझावात हो रहा है। क्या नारी शरीर की तपन योगी के तप को भस्म करने में सफल हो जाएगी? इन प्रश्नों का समाधान अगले पृष्ठों पर अगली कड़ी में। आज की कड़ी में योगी कुमारगिरी का बाना धारण किए हमारे सामने थे सुधीर पांडे, और नर्तकी चित्रलेखा के रूप में थीं दिशी दुग्गल। सूत्रधार हरीश भीमाणी। उपन्यास चित्रलेखा के रेडियो पठन की प्रस्तुति में सहायक राजेश मलिक, और इस परिकल्पना को श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अगली कड़ी में भेंट होगी। तब तक शीला शुक्ल का नमस्कार। तो भाई ये धारावाहिक चित्रलेखा की अगली कड़ी का हम भी बेसब्री से इंतजार करेंगे चंचल कि आगे क्या होता है। और अब सुने एक गाना सुनते हैं फिलहाल, लेकिन एक हमारे जो श्रोता है ना, उनकी शिकायत भी सुन लेते हैं। हाँ, मौसम और मूड तो मूड होता है। मौसम कितना भी जोर लगाए अच्छा बनाने का, पर बाहरी ताकतें भी मूड खराब करने में कसर नहीं छोड़ती।
बरसात का मौसम पकौड़े खाने का मूड बनाता है तो श्रीमती जी यह कहकर मूड खराब कर देती हैं कि बेसन या तेल नहीं है। और जाड़े का मौसम धूप में लेटने का मूड बनाता है तो फ्लैट संस्कृति में धूप के लिए गैलरी में सोना असभ्यता माना जाता है। सही बात है। वही इनकी शिकायत पे हम तो बस यही कह सकते हैं कि अपना, अगर कहते हैं ना, अपना मूड बनाना किसी और के जिम्मे नहीं होता। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी मनस्थिति को कैसे रखें। बिल्कुल, जैसे अगर आप मूड को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो बस विविध भारती पर कोई गाना लगाइए, सुन लीजिए। तो सुनते हैं। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हर जाने तुझको खबर कब होगी। चंदा भी देखा, तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। चंदा भी देखा, तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। लेकिन जिस दिन तुझको देखा, मन में फूली सरसों। हरे जोगी, हरे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हरे जाने तुझको खबर कब होगी। चंपा की डाल में अड़ी चुनरिया, रांझे आन छुड़ाई। चंपा की डाल में अड़ी चुनरिया, रांझे आन छुड़ाई। जिस रांझे को दिल दे बैठी, उसको लगन बराई। हरे जोगी, हरे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हरे जाने तुझको खबर कब होगी। बुरा हो इन बैरन अखियों का, कर बैठी नादानी। बुरा हो इन बैरन अखियों का, कर बैठी नादानी। पहले आग लगा दी मन में, अब बरसाए पानी। हरे जोगी, हरे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हरे जाने। तो भाई कब खबर होगी? देखो ना, ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं और फिर हमारे मूड के रंग भी बदल जाते हैं। तो जब ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, इसका किसी को पता चले ना चले, लेकिन जब मूड बदलता है ना चंचल, तो सामने वाले को जरूर पता चल जाता है। देखो, होता क्या है आकांक्षा, कि हर मौसम अपने साथ एक अलग ऊर्जा लेकर आता है। हमारी भावनाओं और व्यवहार पर भी इसका फर्क पड़ता है। और सर्दियों का मूड अलग होता है, जैसे सोने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, उदासी होती है, थकावट होती है, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता में कमी आती है, चिड़चिड़ापन होता है, सुबह उठने में बड़ी मुश्किल होती है। ये बड़ी समस्या है। हाँ, तो ऐसे में इन दिनों सूर्य के प्रकाश की कमी से कह सकते हैं कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस पर प्रभाव पड़ता है। और सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो हमारी नींद को, अवसाद या मूड स्विंग से सीधे तरीके से जुड़ा है। इसका स्तर कम हो जाता है, इसलिए जरूरी है कि व्यायाम करें, थोड़ा समय धूप में बिताएं और जीवन शैली उचित अपनाएं। और जब सर्दियों में बारिश पड़ती है, जिसे हम मावट कहते हैं, तो और ठंड बढ़ जाती है। तो कुछ लोगों को लगता है भी मौसम का मजा लेने के लिए घूमें, कुछ को लगता है घर में रहो, वो आलसी रहते हैं। और जब कोई साथ जाने को तैयार ना हो, तब बड़ा अफसोस होता है, फिर मूड स्विंग हो जाता है। बिल्कुल।
और इसको कहते हैं मौसमी भावनात्मक विकार, जो इस तरह से आते हैं। लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है आकांक्षा, क्योंकि आलसी और सुस्त शरीर हो ही जाता है। कभी मन खिला-खिला होता है, कभी बुझा-बुझा होता है, और मौसम के बदलाव के साथ-साथ ये बदलाव भी ठीक हो जाते हैं। और विशेषज्ञ कहते हैं कि ठंड के मौसम में मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं हैं थोड़ी सी विचलित हो जाती हैं, जिससे चिड़चिड़ापन होना एक आम समस्या है। और शरीर को सूरज की रोशनी और गर्माहट न मिलने से हमारे शरीर के अंदर की जो घड़ी है, यानी सर्केडियन क्लॉक, वो बिगड़ जाती है। और तो इसका उपाय यही है कि हम कुछ देर धूप में बिताएं, खुली हवा में बिताएं और सूरज की जो गर्माहट है उसको महसूस करें। और भी सबसे अच्छा तरीका है जो, क्योंकि सुस्त जब दिमाग होता है तो दिमाग को कसरत देने के लिए सुडोकू या जो अन्य दिमागी कसरत के खेल हैं, आप उनको खेल सकते हैं और फिर मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर अपना जो मनपसंद गीत सुन सकते हैं। हाँ। जब ये ठंडी हवाएं चंचल लहरा के आती हैं तो कुछ को तो भाती हैं, लेकिन कुछ के लिए कहते हैं ना एक चुभन सी महसूस होती है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मूड स्विंग होना या मतलब अवसाद ग्रस्त होना या कभी-कभी बहुत उत्साहित हो जाना। बिल्कुल, जैसे तुमने मौसम की बात की, ऐसे रंग भी होते हैं। कुछ रंग बड़ा मन को भाते हैं, कुछ कई बार रंग चुभ जाते हैं। ये हमारे मूड पर डिपेंड करता है। तो शरीर बल और स्वस्थ मन को शांत रखने के लिए कलर थेरेपी को बड़ा अच्छा माना गया है। बिल्कुल, जो रंग होते हैं हमें और हमारे जीवन को खुशियां देते हैं। और हमने सुना है कि वाटर थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है, ये उपचार की नई पद्धतियां हैं। और ठीक इसी तरह कलर थेरेपी भी है, जिसके जरिए इंसान का मन और दिमाग दोनों ही शांत रहता है। वैसे ये थेरेपी शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए विभिन्न रंगों के साथ की जाती है। और अगर मेडिकल की भाषा की बात करें आकांक्षा, तो मेडिकल भाषा में इनको क्रेमोथेरेपी या क्रोमोपैथी के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर कहते हैं कि इस थेरेपी में इंसान के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक इन चीज़ों को संतुलन जो बिगड़ा हुआ है उसको ठीक किया जाता है, ताकि जो उनका तनाव है, स्ट्रेस है या जो भी अवसाद है उसको कम किया जा सके। वैसे कलर थेरेपी के कई फायदे हैं चंचल, जैसे कुछ खास रंगों को इसमें शामिल किया जाता है और हर रंग का ना एक विशेष महत्व होता है और काफी फायदे भी होते हैं। कलर थेरेपी इंसान के अंदर शांति की भावना पैदा करती है और उसके साथ ही शरीर में ऊर्जा का जो प्रवाह है उसको भी नियंत्रित करने में सहायक होती है। तो हरे रंग की अगर बात करें तो आमतौर पर बहुत सुरक्षित और संतुलित रंग इसे माना जाता है। और जब हम उदास होते हैं, निराशा महसूस करते हैं ना, तो हरा रंग हमारी मनोदशा को सुधारने में बड़ा काम आता है। ऐसे ही लाल रंग है, और नारंगी की तुलना में जो लाल रंग है थोड़ा सा अधिक उत्तेजक माना गया है उसको, लेकिन इसका उपयोग ज्यादातर शारीरिक उपचार के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके भावनात्मक प्रभाव जो होते हैं वो चरम पर हो सकते हैं। और इसी तरह से पीले रंग की अगर बात करें तो इस थेरेपी में पीला कलर बुद्धि और समझ को बढ़ाने का काम करता है। और ये रंग हमें जो खुशी है उसको भी महसूस करवाता है और बुद्धि विवेक को प्रभावशाली भी बनाता है। बिल्कुल, और ऐसा ही नीला रंग है जिसे अतिरिक्त देखभाल के साथ उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी ऊर्जा को
थोड़ा सा हानि भी पहुंचा सकता है। ये हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है नीला रंग, और चूंकि ये एक ठंडा रंग है जिसका उपयोग अधिक शांत और आराम करने में मदद के लिए किया जाता है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं बैंगनी रंग की। तो बैंगनी रंग का जब थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है तो ये ज्ञान को बढ़ावा देता है। बैंगनी रंग को दृढ़ता, सुंदरता, आध्यात्मिकता और आनंद के साथ भी जुड़ा हुआ रंग माना जाता है। और देखो आकांक्षा, इसी तरह से अलग अलग रंग के रत्न भी पहने जाते हैं जो हमारे जो मानसिक चीजें हैं, तो कई लोग मानते हैं ये सिर्फ हमारे मानने की बातें होती हैं। बिल्कुल, और ये तो कहने वाली बात है, लेकिन कभी कभी हमने खुद भी महसूस किया है कि जब हम अवसाद ग्रस्त होते हैं या कभी हम लो फील कर रहे होते हैं तो कुछ चटक रंग के कपड़े हमारे मूड को एकदम तरोताजा कर देते हैं। और ऐसे ही एक अच्छा सा गाना अगर सुन लें तो भी तो मूड अच्छा होता है। बिना देर किए तो भाई चंचल, हम तो यही आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हमारे श्रोताओं के जीवन में तरह तरह के रंग हमेशा बने रहें। बिल्कुल, उनकी जिंदगी रंगों से भरपूर हो। और इजाजत लेने का समय आ गया है, लेते हैं विदा। सभी को आकांक्षा सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।